गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को संजय पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लगभग 1.5 महीने से हम लोग लॉकडाउन में हैं। हम सभी के जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया है जिसने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। जीवन की गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि बहुत सी बातों पर हमें सोचने का भी समय नहीं था। लेकिन अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया है। हमारे जीवन का परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। हमारी प्राथमिकताएं अब बदल चुकी हैं। जीवन के कई ऐसे आयाम सामने आ रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। समय कैसे करवट लेता है, जिंदगी में कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं, ये सब सुना तो था, पढ़ा भी था, लेकिन समय ऐसी करवट लेगा, जिंदगी में ऐसे दिन भी आ सकते हैं, इसकी कल्पना शायद किसी ने भी कभी नहीं की थी। हम अपनी संस्कृति की अनेक मूल्यवान और लाभदायक विरासत को सुविधा और भागम भाग के चलते छोड़ते चले जा रहे थे और समय के साथ तथाकथित आधुनिक परिवर्तन को अनिवार्य मान रहे थे। लेकिन लॉकडाउन ने हमें अपनी अनमोल विरासत के महत्व को महसूस कराया। चाहे जीवन शैली हो या रहन सहन, स्वच्छता सफाई हो या खान पान, अपनों को समय देने की बात हो या संयुक्त परिवार के महत्व की बात, न जाने ऐसी कितनी ही बातें जिन्हें हम पुरातन और बेकार समझकर छोड़ते जा रहे थे, आज उन्हीं सब बातों में हमें जीवन की आशा नजर आ रही है। लॉकडाउन के मंथन काल में हमें बहुत सी अच्छी चीजें मिली हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर हमें गंभीरता से ध्यान देकर उसका सही प्रबंधन करना होगा। और वो हैं कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं। लगातार घर पर रहने के कारण अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में डर, चिंता, चिड़चिड़ापन, घबराहट और अवसाद जैसी समस्याओं के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान जानने के लिए हमने फोन पर बातचीत की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मनीषा मेरॉल से। डॉक्टर मनीषा मेराल जी, इस कार्यक्रम में आकाशवाणी की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में बच्चों के सामने क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली समस्या जो बच्चों के साथ आ रही है कि उन्हें पूरे वक्त घर पर बंद रहना पड़ रहा है। क्लासेस नहीं हो रही हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, दोस्तों यारों से मिलना नहीं हो पाता और उनके अंदर दुनिया भर की एनर्जी है। छोटे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, वो एनर्जी उनकी कहीं चैनलाइज ही नहीं हो रही है, कहीं वर्कआउट ही नहीं हो रही है। तो बच्चे या तो जिद करते हैं या बच्चे घर में तंग कर रहे हैं, घर में ही शरारत कर रहे हैं, या बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मेरे पास बच्चे आते हैं जो 10th के हैं, 12th के बच्चे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे थे, ऐसे सब बच्चे हैं, स्कूल के बड़ी क्लास के बच्चे या कॉलेज के। उन लोगों के सामने बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि हमारा एकेडमिक ईयर का क्या होगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन उनका चिड़चिड़ाहट, गुस्सा या जिद इसमें निकल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ आ रही है। माता पिता को छोटे बच्चों की एनर्जी चैनलाइज नहीं कर पा रहे, उन्हें बिजी नहीं कर पा रहे, एंगेज नहीं कर पा रहे हैं
और बड़े बच्चों की जो वेब क्लासेस हो रही है वो कभी प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही है। बच्चों का पढ़ाई से मन हट रहा है, माता पिता को चिंता हो रही है कि पता नहीं बच्चे आगे अपनी पढ़ाई में क्या करेंगे। तो मैडम, किस तरह से इसका सामना किया जाए, क्या आप सलाह देंगी? देखिए, बच्चों को एंगेज करना बहुत बड़ी समस्या है, सबके लिए समस्या है। हर बच्चे की अपनी अलग पसंद होती है, अलग चाहत होती है, अलग व्यवहार होता है। तो माता पिता को यह समझना पड़ेगा कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनके साथ हमें व्यस्त होना है, उनके साथ उनके खेल में, उनकी पढ़ाई में, अपने कामों में उनको इन्वॉल्व करके उनको बिजी रखें। पहली बात, छोटे बच्चों के साथ ड्राइंग करें। घर में बहुत सारे खेल होते हैं, लूडो है, चाइनीज चेकर्स है, चेस है, पत्ते हैं, आप कुछ भी खेलिए, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनके पसंद के खेलों में आप इन्वॉल्व होइए। घर के कामों से थोड़ी फुर्सत लेकर माताएं अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। और फिर जितने भी पुरुष है घर में या पिता है, उनके साथ तो घर के काम उतने हुए नहीं करते या नहीं होते हैं, तो वो बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। दूसरा, बच्चे अगर फ्रस्ट्रेटेड है, चिड़चिड़ा रहे हैं, तो उनकी इन बातों को, चूंकि हम बड़े हैं, समझदार हैं, तो हम समझें और उनको सांत्वना दें और उनको इस परिस्थिति से अवगत कराएं कि ये कोविड क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ है और ये हम घर पर हैं तो इससे हमें क्या लाभ होना है। तो इस तरह से बच्चे को अगर हम बताते हैं, सही तरीके से उनकी मदद करते हैं, तो बच्चे ये बात समझ पाएंगे। जैसे बच्चे घर पर हैं और अक्सर बच्चों का शौक होता है वो मोबाइल पर, टीवी पे, कंप्यूटर पे समय ज्यादा देते हैं, तो ऐसे समय कितना उन्हें समय देना चाहिए? बिल्कुल, अभी ये एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है कि लॉकडाउन के पीरियड में माता पिता हो चाहे बच्चे हो, सबका वक्त या तो टीवी देखने में या सीरीज देखने में, लैपटॉप पे या मोबाइल पे, इसी पे जा रहा है ना। तो फिजिकल एक्टिविटीज जो घर में नहीं हो रही हैं, वो उसका परिणाम है। अगर मैं टीवी देख रही हूँ या मैं मोबाइल पे गेम खेल रही हूँ और मैं अपने बच्चे को बोलूं कि तुम ना करो, तुम मोबाइल मत छुओ या तुम टीवी मत देखो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको भी एज ए बड़े ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि हमको टीवी और मोबाइल से हटकर पर्सनल इंटरेक्शन बढ़ाने की जरूरत है, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेने की जरूरत है। और बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना हो, हमेशा ही कम होना चाहिए। पूरे दिन भर में 1 घंटे का स्क्रीन टाइम मोर देन इनफ होता है जी। लेकिन 1 घंटे से कई बहुत डबल 3 टाइम्स ज्यादा बच्चे अभी स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, या कई घर में तो ऐसा है पूरे दिन टीवी चल रहा है ना। तो हमको टीवी का कनेक्शन ही ऑफ करके रखना है। बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक, आप बुक पढ़ेंगे, बच्चा भी बुक पढ़ेगा। आप उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप करिए, उसके साथ आप पढ़िए, उसको स्टोरी बुक दीजिए, है ना। आप बैठ के कहानियां सुनाइए बच्चों को, उनकी हैंडराइटिंग पे वर्क करिए और उनके स्क्रीन टाइम को हम बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ कम कर सकते हैं। अब मैडम, ये लगातार लोग जब घर पर हैं तो समाचार माध्यमों से कोविड-19 की खबरें आ रही हैं, तरह तरह के समाचार आ रहे हैं, और चूंकि वो घर पर हैं तो निश्चित रूप से वो समाचार देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको लेकर एक भय है। दूसरी तरफ ये नौकरी की चिंता, आर्थिक चिंता, फिर ये भी चिंता है कि कहीं धोखे से उनके घर के किसी सदस्य को कोरोना ना हो जाए। इस तरह की कई तरह की चिंताएं एक साथ हैं, तो इसका सामना किस तरह से करें? देखिए, ये ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें हर कोई, जितने भी लोगों के आप संपर्क में आएंगे, सबके मन में एक बेचैनी, एक डर और एक तनाव बना हुआ है। चाहे वो पुलिस में काम करने वाले हों, डॉक्टर्स हों, सोशल वर्कर्स हों, आप हो, हम सबके मन में एक कहीं ना कहीं एक घबराहट कह लीजिए या चिंता बनी हुई रहती है कि एक ऐसी परिस्थिति है, इससे बाहर कैसे आया जाए जी। तो ये एक बहुत जेन्युइन सी सिचुएशन है। बहुत ज्यादा संभावना है कि हर एक के मन में डर रहे, लेकिन अगर ये डर अति में हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तब ये चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चीज है, मीडिया के थ्रू जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पूरे टाइम मिल रही है। आप 24 घंटे अगर एक ही बात सुनेंगे तो आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका ऑरा ही नेगेटिव हो जाएगा। और हम जितनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, पूरे वक्त हम नेगेटिव चीजों में रह रहे हैं। हम अपना डर बच्चों में भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम अपनी एंग्जाइटी अपने बच्चों में भी, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों में भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको बहुत ज्यादा कोविड के बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो हमें गाइडलाइंस दी है उनका पालन करें। जो हाथ धोना है या जो भी जिस तरह की उन्होंने हमको हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो बोला गया है, बस इतना करना और घर पर रहना है। अगर हम इन 2-3 चीजों का पालन करें, हम कोविड से सेफ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्थिक समस्या की जो बात है, ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। तो आप और हम या बाकी जितने भी लोग हैं, वो सब तो आम जनता है, तो चिंता का विषय तो बहुत ज्यादा है।
लेकिन इस वक्त अगर चिंता करने से हमारी समस्या का समाधान हो तो हम सब चिंता करें और देश से कोविड चला जाए, है ना। चिंता करना कोई उसका समाधान नहीं है। इसमें क्या एक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या क्या चीजें हैं अवेलेबल वो आप कर सकते हैं। आप अपने सेविंग्स को यही वक्त से आप यूज कर सकते हैं। आप अपने जॉब को लेकर जो इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, तो आप कोई नए कार्य के साथ, किसी नए कार्य के साथ खुद को वापस से एस्टेब्लिश करने का सोच सकते हैं। यही आपके पास है। आप वेट एंड वॉच का पीरियड है। पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और इस परिस्थिति को आप अच्छे से हैंडल करिए। क्योंकि अभी हम जब घर पे रह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बिना प्रेस के कपड़ों के, बिना लिपस्टिक पाउडर के, बिना परफ्यूम के, बिना नए कपड़ों के, बिना मूवी गए, बिना बाहर खाए भी हम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत पैसे लग रहे हैं। तो ये साधारण मिडिल क्लास लोगों के लिए और जिनको रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। और इस वक्त जो समर्थ लोग हैं वो उनकी मदद करें, या जो सरकार सारी सुविधाएं दे रही है उनका लाभ उठाएं और अपने काम में कहीं ना कहीं छोटी मोटी किसी न किसी चीज के लिए सरकार की जो मदद मिल रही है उस मदद को सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये एक उपाय हो सकता है। अक्सर इस तरह के भी समाचार आ रहे हैं कि पति पत्नियों के बीच जो झगड़े होते हैं वो भी थोड़े बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति ये है कि ये झगड़े अब पुलिस तक भी पहुंच रहे हैं, पुलिस से भी शिकायत हो रही है। सबसे अधिक परेशानी इसी चीज की हो रही है अभी जी। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पति पूरे वक्त घर पर है, पुरुष जितने भी परिवार के पुरुष है वो सारे घर पर है जी। तो उनकी डिमांड जो है खाने पीने से लेकर, साफ सफाई से लेकर, चीजों से लेकर, हर चीज में, चूंकि उन्हें अभी तक हमेशा से ही ये आदत रही है कि वो ऑर्डर किए और उनके सामने चीजें तैयार है। वो ऑफिस से काम करके आते हैं और उनको चाय नाश्ता सब मिलता है। अब घर में एक स्त्री है, वो घर के भी काम पूरे देख रही है क्योंकि पुरुष का कोई उसको सपोर्ट नहीं है। तो वो किचन भी देखे, सबकी डिमांड्स भी पूरी करे, घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखे और हमेशा तैयार रहे, अप टू डेट रहे। ये संभव नहीं हो पाता। इस कारण बहुत झगड़े हो रहे हैं। दूसरा, आदमी जितने भी पुरुष है वो सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, पूरे टाइम घर पे। देखिए, स्त्रियों के साथ एक बहुत स्वाभाविक सा एक परिस्थिति बन जाती है कि स्त्रियां वैसे भी घर में ज्यादा रहती है, तो उनके साथ ये लॉकडाउन उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है जितना पुरुषों का, क्योंकि पुरुष घर पे बहुत कम वक्त रहते हैं। अब उनको पूरे वक्त घर पर रहना पड़ रहा है, तो उनके अंदर चिड़चिड़ाहट है, उनके अंदर गुस्सा है। अगर वो नशे के आदी हैं, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, शराब का नशा हो या कोई और नशा हो, वो उनका सब छूट रहा है। पूरे वक्त घर पर है, अगर उनसे किसी चीज की डिमांड की जा रही है, उनके सामने बच्चे झगड़ रहे हैं या पत्नी ने कोई डिमांड की है तो भी उनको चिड़चिड़ हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। ये सारा फ्रस्ट्रेशन पुरुष जो है वो जो हमसे कमजोर है, हमारा ये स्वभाव होता है कि जो हमसे कमजोर है हम उससे अपना रौब दिखाते हैं। तो वो पुरुष जितने भी है वो स्त्रियों पे या पत्नियों पे अपना रौब दिखा रहे हैं और इस कारण बहुत ज्यादा ये समस्या बढ़ती जा रही है। पुरुषों का पूरे वक्त घर पर होना, आप थोड़े तंग होना और अपने जॉब को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर इनसिक्योरिटी होना, इसके कारण पुरुषों के अंदर ये व्यवहार बढ़ते जा रहा है। तो इसके समाधान के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? समाधान के लिए सबसे पहले तो पति पत्नी को ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि जो समस्या पति को हो रही है वही समस्या पत्नी को हो रही है। पति अगर पत्नी का साथ देने लगे या पुरुष घर में स्त्रियों का साथ देने लगे, कुछ काम में उनकी मदद करे, कोई जिम्मेदारियों में मदद करे, चाहे बच्चों को ही संभालने में मदद करे, इस तरह से कुछ करे, तो पत्नी को समय समय पर अप्रिशिएट करे, तारीफ करे उसकी, उसको थैंक यू बोले। साथ ही पत्नी भी समझे कि पति पूरे टाइम घर पर रहता नहीं है, अभी वो पूरे वक्त घर पर है तो उसे सूझ ही नहीं रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इस परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल करूं, इसलिए उसका थोड़ा एग्रेशन ज्यादा है। तो दोनों लोग थोड़ी समझदारी दिखाएं, आपस में बातचीत करें, या घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वो इन चीजों को अपने हाथों में ले और वो अपने घर के बच्चों को संभाले, समझे। अगर इसके बाद भी समस्या है तो किसी मनोवैज्ञानिक से मिले और इतनी सारी टेलीफोनिक सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं, उनमें से किसी से मदद लें और अपनी समस्या का समाधान करें। अब हम आते हैं मैडम, जो घर के बुजुर्ग हैं वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? घर के बुजुर्ग का बाहर निकलना अभी तो बहुत ही रिस्की है और ये परिस्थिति भी नहीं है कि वो बाहर निकल सके जी। घर के बुजुर्गों को उनको संभालना बच्चों के संभालने जितना ही कठिन है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे घरों में ऐसे नियम होते हैं कि बड़ों को कुछ बोला नहीं जाता या फिर बड़ों का बहुत ज्यादा घर में रुतबा रहता है तो वो अपने मन का ही करते हैं और उनके अंदर जो एक जिद वाली बात अगर बड़ों में आ जाए तो उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो घर के बुजुर्ग हैं
उनको भी हम जब बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं हम, या टीवी देख रहे हैं हम, या कुछ काम कर रहे हैं, उसमें उन्हें इन्वॉल्व करें। छोटी छोटी चीजों में उन्हें जिम्मेदारियां दें, जैसे बच्चों को कहानी सुनाना है या उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप करना है बच्चों की, तो ये काम हम घर के बुजुर्गों को दे सकते हैं। घर के छोटी छोटी किचन के कामों में हम घर के बुजुर्गों से मदद ले सकते हैं, जैसे सब्जी तोड़ना है, या घर में बच्चे लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाना, उनको उसकी आदत डालना। ऐसी सब चीजों में जो घर के बड़े, जो मिडिल एज के लोग हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बुजुर्गों में और बच्चों में और परिवार में तालमेल बिठाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। घर में कभी कभी आप कोई कथा का आयोजन कर लीजिए, आपके परिवार के सारे सदस्य बैठे, किसी दिन आपने रामायण का कोई पढ़ लिया, या कभी किसी दिन आपने सुंदरकांड कर लिया, किसी दिन आप और जिस रिलीजन के हैं आप उस रिलीजन के हिसाब से कोई आप अपने घर में एक धार्मिक कार्य करते रहें और खुद को व्यस्त रखें। तो कुल मिलाकर मैडम और क्या क्या आप सलाह देना चाहेंगी, जैसे फोन में अपने रिश्तेदारों से बात कर लें, यानी पूरा परिवार किस तरह से इस समस्या से जूझे? देखिए, फोन पे बात, आप अगर खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आप डेफिनेटली इन सारी चीजों को करेंगे। सबसे पहले परिवार में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, परिवार में अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी वो बाकी सबके साथ भी खुश रह पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, आप घर पर है और आप पुरुष है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आप, तो आपके पास किसी का फोन भी आएगा, आप किसी से बात भी करेंगे तो आपके अंदर वो खुशी नहीं आएगी, आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में पूरे वक्त लॉकडाउन का प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले परिवार में तालमेल बिठाएं, उसके बाद घर के जितने रिश्तेदार हैं, आपको अगर स्क्रीन टाइम की बात आप कर रहे हैं तो बच्चों से या बड़ों से आप टेलीफोन पे या वीडियो कॉल में बात करके, ऑनलाइन पूरे परिवार मिलकर ऑनलाइन लूडो या ऐसा कोई गेम खेलकर या वीडियो चैट करके आप अपना टाइम बिता सकते हैं। बुजुर्गों के जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे उनका इंटरेक्शन करवाइए, मोबाइल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, तो वो उनसे बात करें, वो व्यस्त रहें। या उनकी जो मित्र मंडली है उनका एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप को आप मोबाइल के साथ अटैच करके उन्हें सिखा दीजिए, वो मोबाइल के थ्रू अपने ग्रुप के अपने एज के जिनके साथ पार्क में बैठते हैं या योगा करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, उन सब के साथ उनका कनेक्शन हो और वो आपस में हंसी मजाक करे, बातचीत करे। ये एक उपाय होता है। मैडम, आप लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था है क्या जिसने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है? देखिए, हेल्पलाइन नंबर तो जारी किए हुए हैं बहुत सारे, जितने भी हम लोग आरसीआई रजिस्टर्ड जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन सबसे आरसीआई के प्लेटफॉर्म में आप आरसीआई की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें आपको सबके नंबर मिल जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ से हम 2-3 लोगों के नाम है, हर स्टेट के लिए वहां पर सबके नाम, नंबर और पते दिए हुए हैं। जी, इस समय मैडम आपको कोई नंबर याद आ रहा है? मुझे तो मेरा नंबर याद आ रहा है। जी जी, बता दीजिएगा मैडम। हाँ, 9826255250 9826255250। जी हाँ, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे भी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अभी हमने वो वाला टाइम कर दिया है 4 से 6 के बीच। अच्छा, तो शाम 4 से 6 के बीच अगर कोई हमें फोन करता है, वो अपनी समस्या के बारे में कुछ पूछना चाहता है, कोई समस्या का समाधान चाहता है, तो ये फ्री काउंसलिंग का टाइम है 4 से 6 के बीच। मतलब ये पूर्ण रूपेण निःशुल्क होगा और इसमें कोई फीस नहीं लगेगी? जी हाँ, 4 से 6 के बीच टेलीफोनिक काउंसलिंग में कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम। और अब अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? श्रोताओं को यही सलाह है कि आप सब बिल्कुल पैनिक मत करिए। ये बेचैनी, घबराहट का समय है, लेकिन ये घबराहट, बेचैनी हमारे व्यवहार पे, हमारी सोच पे हावी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। ये आपको एक तरह से, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता। आप अपनी हॉबीज पे ध्यान दीजिए, अपनी नई नई एक्टिविटीज जो आप हमेशा से करना चाहते थे उस पर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। अभी इतने सारे लोग नई नई डिशेस बना रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, आप भी वैसा कुछ करिए, आर्ट वर्क करिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए, वापस बच्चे बन जाइए, बिंदास हो जाइए और अपनी जिंदगी को खुशी के साथ जिए। ये मैडम आपने बहुत अच्छी बात कही और आज आपने बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मनीषा मेरौल। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको कोविड-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं।
क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। कोविड-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। इसमें शासन की ओर से ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को कुछ अलग अलग छूटें प्रदान की गई हैं और अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी का दौर भी शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के चलते इन सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा छत्तीसगढ़ का एक ऐसा ही जिला है राजनांदगांव। हमने कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण में राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में फोन पर बातचीत की राजनांदगांव जिले के जिलाधीश श्री जयप्रकाश मौर्य से। श्री जयप्रकाश मौर्य जी, आकाशवाणी की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। आपसे यही जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो आकाशवाणी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो तीनों चरण जो घोषित किए गए, इसमें जो केंद्र और राज्य शासन के जो निर्देश थे उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन किया गया और सबसे खुशी की बात ये है कि जनता ने इसका पूरा प्रशासन का सहयोग दिया है और यही कारण है कि राजनांदगांव जिला जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और इसका हिटिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद भी हमारे जिले में कोई भी जो है कोरोना के केस नहीं पाए गए हैं। तो पुलिस प्रशासन, मीडिया, समाज सेवी सब ने मिलकर अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। लॉकडाउन में अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि कुछ लोग किसी काम का बहाना बताकर बाहर निकल जाते हैं, तो इस दिशा में आपके जिले में क्या स्थिति है? नहीं, इसमें हम लोगों ने सभी प्रकार की रणनीति अपनाया। पहले तो लोगों को समझाइश दिया, जो दुकान संचालक हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स या व्यापारी संघ के लोग हैं, जो थोक सब्जी विक्रेता थोक व्यापारी हैं, उनकी अलग अलग चरण में बैठक हुई और उनको 1-2 घंटे का पूरा प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दिया गया। इसके अलावा जो लोग मतलब नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। किसी के ऊपर अर्थदंड लगाया गया, किसी के ऊपर जुर्माना लगाया गया, कुछ FIR के भी मामले दर्ज किए गए। तो अलग अलग प्रकार की रणनीति इसमें अपनाई गई। एक नई समस्या, एक नई चुनौती ये रही है कि खासतौर से सब्जी बाजार या ऐसी दुकानें जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, उनके नियंत्रण की समस्या। तो इस बारे में आपके जिले में क्या स्थिति रही? मैं ये बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव जिले में 51 वार्ड है और यहाँ पर लगभग 350 सब्जी विक्रेता है। ये मुख्यतया 6 जगह पर ही सब्जी लगाते थे, तो हम लोगों ने उसको 51 वार्ड में 15-20 जैसा उस वार्ड का जनसंख्या है, साइज है और सुविधा है, उसके आधार पर हमने सब्जी विक्रेताओं को जो है डिसेंट्रलाइज किया। और चूंकि इनको जब डिसेंट्रलाइज किया गया तो इनको छाया की जरूरत थी, तो हमने लगभग 350 से 400 सब्जी विक्रेताओं को जो है हमने छाया करने के लिए पॉलीथीन भी दिए। तो जहां जहां भी भीड़ हो सकता था हमने उसको डिसेंट्रलाइज किया। दूसरा जो भीड़ का सबसे जो बड़ा इलाका था, यहाँ के कुछ मुख्य शहर के क्षेत्र की दुकानें थी, हमने वहां पर व्यापारियों को बोला कि वो अपने दुकान के सामने बैरिकेडिंग कराएं या कोई ऐसा मास्क लगाएं। हमने उनको ये बताया कि सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकता है दुकानदार, क्योंकि एक दुकानदार के पास 100 लोग मिलने आते हैं। तो उनको ये बताया गया कि आप लगातार मास्क लगा के रखें, हैंड को सैनिटाइज करें, हैंड वॉशिंग का प्रबंध करें। तो इस प्रकार से लोगों को अवेयर किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है जी। उसमें कुछ खामियां जरूर रह जाती हैं और जब तक जनता इसमें जागरूक नहीं होगी अपने आप से, तब तक जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता। फिर भी काफी हद तक मैं कहूंगा कि जनता ने सहयोग किया है। महाराष्ट्र राज्य कोविड-19 से काफी प्रभावित है और राजनांदगांव की जो सीमा है वो उस राज्य से लगती है, तो सीमाओं पर क्या व्यवस्था है? पूरी लगभग जो राजनांदगांव की सीमा है महाराष्ट्र से और MP से लगती है और 220 किलोमीटर लंबी है। हमारे यहाँ 7 एंट्री पॉइंट हैं और 7 चेक पोस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं
यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि 24/7। अभी तो चूंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कम है, इसलिए उनको 12-12 घंटे जो है ड्यूटी करना पड़ता है। साथ में पुलिस के भी अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर लगाए गए हैं। चेक पोस्ट में चूंकि सबसे ज्यादा जो रेड जोन के लोगों का आना जाना होता है, इसलिए उनको पूरा प्रशिक्षण दिया गया है। उनको पूरा N95 मास्क दिए गए हैं, ग्लव्स दिया गया है, सैनिटाइजर दिया गया है, उनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। और ये बताया गया है कि जब आप लोगों से डील करते हैं या परिवहन पास जारी करते हैं या पूछताछ करते हैं तो बिल्कुल दूरी बना के रहें। और वो पूरे प्रोटोकॉल को जो है सभी चेक पॉइंट्स में पालन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती अभी पूरे जिले में अगर आप देखेंगे तो वही चेक पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चेक पॉइंट में आते हैं और उन जिनके पास बहुत वैलिड रीजन भी नहीं रहता है, रेड जोन से आते रहते हैं जी, वहां आकर काफी मतलब परेशानी भी क्रिएट करते हैं प्रशासन के लिए। तो जो चेक पोस्ट में काम करने वाले लोग हैं उनको ये समझाया जाता है कि उसमें बहुत हाई प्रोफाइल केस भी रहते हैं, कुछ VIP लोग भी रहते हैं और कुछ लोग असहयोग प्रवृत्ति करने वाले भी लोग रहते हैं। तो मैंने उनको ये बताया है उदाहरण देके जी कि जैसे पुलिस और प्रशासन के लोगों को कई जगह मारपीट भी किया गया, फिर भी उन्होंने काम करना नहीं बंद किया। तो हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमको बड़ा दिल रखना पड़ेगा और हम सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे फीलिंग करके उनको मोटिवेट भी करते हैं और उनसे काम भी करवाना है हमको जी। तो ये बहुत चुनौती है चेक पोस्ट को कंट्रोल करना, वहां से जो लोग आ रहे हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर जो लेबरर्स आते हैं, ट्रकों में आते हैं, उनको वहां पर दूर से ही उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर ट्रकों को छोड़ना, फिर राजनांदगांव शहर में जब आते हैं तो उनको उतारना, फिर उनको उनके गंतव्य स्थल 3-4 जिले के लोग जो जाते हैं यहाँ से कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली और बालोद, उनको भेजना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। लगभग 1,500 से 2,000 लेबर्स ऐसे होते हैं जिसकी डीलिंग हम लोगों को रोज करनी होती है जी। तो एक बहुत बड़ा अभियान है जिसमें बसें भी लगाई जाती हैं, लेकिन कई बार बसें 24/7 नहीं हो पाती, तो कई बार व्यवस्था करके हमको दूसरे अन्य साधनों से भी भेजना पड़ता है। कार्य का दबाव बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं तो एक चुनौती भी है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग सहयोग कर पाए। चेक पॉइंट पे मुख्य रूप से किन किन चीजों की जांच की जाती है? चेक पॉइंट में सबसे पहले यदि कोई ट्रेवल करके आता है तो ये देखा जाता है कि किस जोन से आ रहा है, रेड जोन से आ रहा है, ग्रीन जोन से आ रहा है, ऑरेंज जोन से आ रहा है जी। यदि वो रेड जोन से आ रहा है तो ये देखा जाता है कि उसके पास वैलिड ऐसे कोई दस्तावेज हैं जिसमें डॉक्टर ने रिकमेंडेशन दिया हो, जिसमें हेल्थ के आधार पर उनको जाने का परमिशन दिया गया हो, या हेल्थ का अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि जो हेल्थ से रिलेटेड नहीं रहते हैं लेकिन जेन्युइन होते हैं। जैसे कई लोग लॉकडाउन के पहले किसी शादी में गए थे या वहां फंस गए, उनका छोटा अकेला बच्चा यहाँ पर है, तो ऐसे मामलों में भी हम लोग कंसिडर करते हैं। वहां एक शपथ पत्र भरवाया जाता है जिसमें रेड जोन से आता है या ग्रीन जोन से आता है या कहीं से भी आता है अन्य राज्य का निवासी, तो एक शपथ पत्र भरता है जिसमें लिखा रहता है कि यदि मैं ग्रीन जोन से आ रहा हूँ तो 14 दिन अपने आप को होम क्वारंटाइन रखूंगा, रेड जोन में से आ रहा हूँ तो 28 दिन रखूंगा, और यदि पालन नहीं करूंगा तो फिर मेरे खिलाफ IPC धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर मैं व्यवसायी हूँ तो मैं दुकान नहीं जाऊंगा, यदि मैं शासकीय सेवक हूँ तो मैं 14 दिन या 28 दिन जैसा है उस आधार पर मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा, घर में काम वाली बाइक, इस प्रकार के शपथ पत्र का एक प्रारूप है जिसको भरता है। उसको जब सहमति पत्र हमको वहां पर देता है तो उसके बाद हम वो पूरे जो भी इनके दस्तावेज हैं हम लोग उसको जिला अधिकारियों के, पूरे प्रदेश के जिला अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पे हम उसमें शेयर करते हैं, हम उनको मेल करते हैं। और यदि रेड जोन से आता है तो वहां के संबंधित SDM को फोन करके बताया जाता है कि ये गाड़ी नंबर आपके यहाँ रेड जोन से जा रही है, तो पहले आपके यहाँ रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद होम आइसोलेशन या जैसा वहां का प्रशासन उचित समझे वैसा उसको कार्रवाई करें। तो पूरा ये जो प्रक्रिया है थोड़ा लेंदी है, जरूर इसमें थोड़ा समय लगता है, लोगों को वहां रुकना पड़ता है, तो लोग पैनिक होते हैं, इतना समय तक क्यों रोके हैं, ये फॉर्म भराने की क्या जरूरत है, हमारे पास वैलिड पास है। तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो है हमारे फील्ड लेवल के अधिकारियों को सहना पड़ता है, लेकिन मुझे खुशी है कि अभी तक ऐसा कोई भी मिसबिहेव या दुर्व्यवहार की शिकायत जो है हमको नहीं आई है। और नागरिक भी सहयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब फंस जाते हैं, कई जेन्युइन ओल्ड एज पर्सन रहते हैं, कई बीमार होते हैं, उनके पास डॉक्टरी रिकमेंडेशन पेपर नहीं होता है, तो फिर मुझसे संपर्क किया जाता है, फिर मैं उस प्रकरण पर विचार करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है चेक पोस्ट में जो है काम हम लोग कर रहे हैं, जो चुनौती भरा है बहुत। अभी किन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में लोग यदि फंस गए हैं, किसी का परिवार किसी दूसरे जिले में है, तो अभी क्या व्यवस्था है, किस तरह से उस पास हासिल किया जा सकता है और किन किन लोगों को पास इशू किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ जिले के अंदर लोगों के आवागमन के लिए उस जिले के कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। उस जिले का कलेक्टर
जो है पास दूसरे जिले के कलेक्टर के पास वैलिड रीजन को देखते हुए देता है। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं और यदि आपका बिजनेस है या अन्य किसी ऐसे आर्थिक गतिविधि से संलग्न है तो उनको एक मुश्त हम पास जारी करते हैं ताकि वो एक जिले से दूसरे जिले में लगातार जो है मूवमेंट कर पाए। जिले के अंदर जो पास जारी करने का अधिकार संबंधित एसडीएम को दिया गया है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ जिले में लगभग कटघोरा को छोड़ के पूरा जिला जो है ग्रीन जोन में ही है, इस कारण यहाँ लोगों की आवाजाही की कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, इसलिए पास इशू करने में और आने जाने में जो है किसी भी प्रकार की समस्या का किसी को सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे रायपुर रेड जोन में है तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगी? रायपुर यदि वो रेड जोन में है तो अनावश्यक जो मूवमेंट है हेल्थ और बाकी आर्थिक गतिविधियों के अलावा उसको रिस्ट्रिक्ट हम लोग करते हैं ताकि बेफजूल के काम से ना आया जाए। तो थोड़ा सा इसमें सावधानी हम लोग रखते हैं। और बाकी रायपुर को रेड जोन जरूर घोषित किया गया है तो संभवतः इसलिए क्योंकि वहाँ कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है जी। तो बाकी जैसे रायपुर सुरक्षित है मेरे समझ से, तो जो क्षेत्र में जहाँ पर अस्पताल का प्रीमाइसेस है जो इलाका है वहाँ पर उस इलाके में यदि कोई जाता है तो हम उसको समझाइश देते हैं कि आप जो है वहाँ पर सावधानी रखें। किसी को पास लेना है तो उसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? उसे कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा? पास ऑनलाइन भी वो ले सकता है और पास वो एसडीएम ऑफिस में भी जाके ले सकता है। यदि उसको राज्य के बाहर जाना है और एक तरफा जाना है तो पास जिला कलेक्टर जारी करता है। यदि किसी को राज्य से बाहर जाके अगर वापस पुनः आना है तो ऐसे मामलों में पास जो है के लिए आवेदन जो है वो अभी तो ऑफलाइन है लेकिन शायद ऑनलाइन आजकल में हो जाएगा शीघ्र ही। वो आवेदन कलेक्ट्रेट में वो लगाता है, उसके बाद हम लोग होम डिपार्टमेंट को अभिमत सहित भेजते हैं। तो जो भी हम अभिमत सहित भेजते हैं जो कलेक्टर का रिकमेंडेशन रहता है उसके आधार पर लगभग 99% जो पास रहते हैं उसको राज्य से अनुमति जाने की मिल जाती है। खासकर जो रेड जोन के इलाके में यदि कोई जाना चाहता है तो उसको दिक्कत होता है, थोड़ा सा उसको वैलिड रीजन होता है तभी उसको जाने देते हैं, नहीं तो जो है उसको छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जो अपना परिवार यहाँ से फंसा है दूसरे जगह पे और वो यहाँ आना चाहता है तो जिले से जनरली हम पास नहीं जारी करते हैं, हम हतोत्साहित करते हैं कि रेड जोन का व्यक्ति यहाँ ना आए। और यदि रेड जोन में फंसा हुआ व्यक्ति बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है या बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, अगर कोई समस्या है तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप वहां से यहाँ गाड़ी करके ले आइए और अपना एक वैलिड रीजन बताइए कि आपका डिस्ट्रेस हम समझ सकें कि आपका आना बहुत जरूरी है। तो फिर चेक पॉइंट में उन लोग आते हैं, फिर उस पर केस टू केस जो है प्रकरणों पर विचार किया जाता है, मेरी सहमति ली जाती है। और यदि मुझे कोई केस ऐसा लगता है कि जेन्युइन है और कुछ नया टाइप का है तो मैं जो है गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी इसमें मार्गदर्शन ले लेता हूँ। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ छूट दी गई है तो इस छूट के चलते जिला प्रशासन की चुनौती किस तरह से बढ़ गई है? असली चुनौतियां जो है जो छूट अभी हुआ है तीसरे चरण में उसके बाद से ही प्रारंभ हुई है। आप जानते हैं कि केवल कुछ व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी की सेवाएं, नाई, सैलून, जिम खाना, ये सब प्रकार की जो चीजें हैं, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर, मॉल्स, ये सब जो बंद किए गए हैं उसको छोड़ के लगभग अगर आप देखेंगे तो अधिकांश जो व्यावसायिक केंद्र हैं या जो उद्योग हैं वो पूरी तरीके से खुल गए हैं जी। तो इसमें मैं जनता को ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। कोरोना आया है, कोरोना एक लंबी लड़ाई है, हमको इससे लंबा लड़ाई करना है, इसी के साथ रहना है। तो दवाएं और मेडिसिन जब तक नहीं खोज ली जाती तब तक हमको धैर्य रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और खासकर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी तक जो मोर्टेलिटी या जो डेथ के केसेस हैं आप देखेंगे उसमें ज्यादातर जो डेथ है वो 55 साल या 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको बीपी, शुगर या कार्डियोवैस्कुलर से संबंधित समस्याएं हैं। तो समाज के ऐसे लोग जो वृद्ध लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, हमको उनको ज्यादा सोशल एक्सपोजर उनको नहीं देना चाहिए, तो सुरक्षित रखना चाहिए। बाकी जो कमाऊ वर्ग है जो कमाता है वो पूरा मास्क और हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने जीवन को फिर से स्टार्ट करे, क्योंकि हमें नहीं पता है लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, तो हो सकता है सालों चले। तो इसी के साथ हमको जीना है और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना है और इस चुनौती को भी स्वीकार करना है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी जो मजदूरों की वापसी शुरू हो रही है ट्रेनों के माध्यम से, तो उसकी क्या तैयारी है? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में लगभग 14,500 मजदूर जो है अभी तक वापस आ चुके हैं और उसमें से लगभग 9,500 मजदूर को 28 दिन से ज्यादा हो चुका है और उसमें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। तो जो
10,500 मजदूर जो वापस आए हैं वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ के जो है नरेगा अथवा अन्य जो भी खेती किसानी या अन्य व्यवसायिक काम है उसमें वो अपना काम चालू कर दिए। लगभग जिले में अभी 5,500 लोग हैं जो अभी 28 दिन की अवधि पूरा नहीं किए हैं। तो हम लोग उन सभी लोगों को गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखे हुए हैं। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उन मजदूरों को यथाशीघ्र जो है यहाँ पर बुला लेना चाहिए, ताकि चूंकि ये लंबी लड़ाई चलेगी तो सालों साल वो मजदूर वहां तो फंसे नहीं रहेंगे जी। तो जितना जल्दी यदि रेड जोन में कोई मजदूर है उसको जितना जल्दी यदि हम अपने इलाके में बुला लें तो उसके अभी भी संक्रमण की संभावना जैसे बहुत कम है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश की आबादी 130 करोड़ है जी, और एनजीबी हमारे पूरे भारतवर्ष में 55 करोड़ लोग संक्रमित हैं। यदि हम ये इसको 2-4 महीने के बाद मजदूरों को बुलाएंगे तो संक्रमण और ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पर फैलेगा जी। तो वो जो उनका जो संक्रमण करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसमें मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, बाकी शासन और प्रशासन के स्तर पर जो है इस पर निर्णय लिए जाने होंगे जी। बट मेरी व्यक्तिगत ऐसी राय है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको यथाशीघ्र उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना चाहिए। इसका दूसरा भी मैं पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, ताकि आम जनता तक ये बात जाए। उदाहरण के स्वरूप अभी हम लोगों ने जो मजदूर फंसे हुए थे उनके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम उनके बैंक खाते में पैसा डालेंगे जी। हमने ये पाया कि जो मजदूर वहां पर बाहर फंसे हुए हैं, जब हमने यहाँ से कॉल किया उनसे बैंक खाता नंबर मांगा तो बहुत सारे मजदूरों ने बोला कि खाता नहीं है, बैंक खाता नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर खाता तो है लेकिन एटीएम नहीं है हमारे पास। तो यदि मान लीजिए कोई मजदूर राज्य से बाहर है, अन्य शहरों में है, यदि मैं उसके बैंक खाते में पैसा भी डालता हूँ तो वो उसका लाभ उसको नहीं मिल सकता क्योंकि उस पैसा को निकाल नहीं सकता है जी। पहली बात। दूसरी बात, शासन की अन्य स्कीम से जो उनको सहायता प्रदान की जा रही है जो उनके बैंक खातों के माध्यम से, वो भी उसको नहीं निकाल सकता। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि अभी 3 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो जो है अतिरिक्त आवंटन मिला है। तो यदि 5 परिवार का सदस्य है तो उसको 105 किलो जो है चावल शासन ने दिया है जी। और लेकिन उस व्यक्ति का राशन कार्ड मान लीजिए छत्तीसगढ़ में और वो व्यक्ति रहता है अभी प्रवास में हैदराबाद में या मुंबई में या किसी अन्य शहर में जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति का राशन यहाँ पर आ रहा है। शासन के अन्य स्कीम से जो गरीब लोगों के लिए 500 रुपये प्रति महीना जो दिया जा रहा है वो उसके खाते में आ रहा है और नरेगा का उसका जॉब कार्ड यहाँ पर है। नरेगा में जैसे आज मेरे जिले में 2,19,000 लेबर है, वहां पर वो बैठा हुआ है, उसको बेरोजगार है और यहाँ यदि वो आ जाता है तो उसको शासन से प्रदान की जाने वाली जो खाद्यान्न है या जो राइस है, चावल है, दालें हैं वो उसको मिल जाएंगी। नरेगा में वो 14 दिन या 28 दिन पूरा करने का उसको काम मिल जाएगा और जो शासन के अन्य स्कीम से जो उसके बैंक खाते में पैसा दिया जा रहा है वो मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टैंडर्ड लेबर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी जहां उनका राशन कार्ड है, जहां उनका मुख्य घर है, वहां पर उनको आना चाहिए। और इसी में मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ऐसे मजदूर जो सीजनल लेबरर्स नहीं है, जैसे स्थायी तौर पर वहां किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या मुंबई, दिल्ली, पुणे में लगातार काम करते हैं, सालों सालों से बाहर, उनको नहीं आना चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था आगे चलेगी तो उन लोगों की फिर से जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो वहां पर कोई न कोई योगदान या कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। यदि वो अपनी जगह छोड़कर आएंगे तो फिर से वो फैक्ट्रियां, जो व्यावसायिक चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी। तो अर्थव्यवस्था भी हमको साथ में चलाना पड़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था नीचे गिरता है तो आप जानते हैं कि उसका गरीबी पर क्या फर्क पड़ता है, लोगों की आमदनी गिरने से जीवन में तकलीफें होती हैं। तो हमको बहुत ही कॉशियस निर्णय लेना पड़ेगा कि जो माइग्रेंट्स लेबर हैं, जो सीजनल हैं, उनको यथाशीघ्र बुला लिया जाए। ऐसे भी 15 जून तक आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के ज्यादातर लेबर। और जो स्थायी लेबर है, किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करना चाहिए। मैं तो उद्योगपतियों से हमेशा ये अपील करता हूँ कि उद्योग धंधे बंद करके आप भी सर्वाइव नहीं कर सकते और यदि मजदूर आपके को छोड़ के चले गए तो मजदूर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं और हम दोनों को जो है मिल के काम करना चाहिए और थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। तभी जो है हमको अर्थव्यवस्था भी चलानी है, कोरोना के साथ लड़ाई भी करनी है और कोरोना के साथ जिंदगी भी जीना है। एक चुनौती बहुत बड़ा है, संतुलन और धैर्य से ही ये लड़ाई जो है अपन जीत सकते हैं। अभी जो तीसरे चरण के बाद जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, उनका काम शुरू हो गया या उनके लिए कोई राहत शिविर चल रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे नरेगा की स्थिति में बताना चाह रहा हूँ कि नरेगा में पिछले साल हमारे जिले में इस समय तक 1,60,000 से 1,80,000 तक लेबर चलते थे। आज जैसे 2,19,000 मेरे यहाँ लेबर चल रहे हैं। तो मैं बैठक में अधिकारियों को ये समझा रहा था कि बहुत सारे जो ठेला चाट ये सब जो लगाते थे गांव में जी, या इंडस्ट्री में काम करने जाते थे, इंडस्ट्री में मजदूर या तो बंद है या उनकी संख्या को कम कर दिया गया है।
जी। तो अभी हमारे जिले में अभी जब से लॉकडाउन है 4000 ऐसे लेबर्स का जो है हमने नया जो है जॉब कार्ड बनवाया है, ताकि वो बेरोजगार न रहे और नरेगा में जाके वो काम कर सके, क्योंकि नरेगा में काम करेंगे तो 190 रुपये प्रतिदिन जो है उनको मजदूरी मिलेगा, तो उनका जीवन आरंभ हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो रिक्शा पुलर्स हैं या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, यदि उनको काम नहीं मिलता है तो बेरोजगार हैं। यदि वो शराबी हैं तो ये और हमारे समाज के लिए चुनौती है जी। यदि वो आदतन शराबी हैं तो यदि वो काम में नहीं है तो वो अपने घर का सामान बेचेंगे। इसलिए हमको इस एस्पेक्ट को भी समझना पड़ेगा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको तो हमको किसी भी तरीके से नियोजित करना पड़ेगा, चाहे नरेगा हो, चाहे खेती हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे व्यवसाय हो। यदि हम नहीं करेंगे तो कोरोना के अलग अलग हमको इम्प्लीकेशन दिखने लगेंगे, चोरियां बढ़ जाएंगी, अपराध बढ़ जाएंगे, घरों में हिंसाएं बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको आर्थिक जीवन को शीघ्र ही जो है स्टार्ट करना चाहिए, ड्यू प्रिकॉशन एंड कॉशस रखते हुए, क्योंकि इसके बगैर जो है जीवन चल नहीं सकता। आखिरी में आप नागरिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी नागरिकों से आकाशवाणी के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ही कठिन समय है, अनप्रेसिडेंटेड समय है। ऐसा समय शायद ही किसी ने देखा होगा अपने जीवन काल में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। कोरोना भी हमको नहीं हरा सकता यदि कलेक्टिव एफर्ट्स रहेंगे। तो हमको धैर्य बना के रखना है, थोड़ा सा अनुशासित रहना है और सबको मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। और बाकी भगवान है ऊपर और भगवान जल्दी ही कोई रास्ता दिखाएगा। हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों के माध्यम से कोई दवा और मेडिसिन की जल्दी खोज होगी। तब तक हमको थोड़ा धैर्य रख के अपने जीवन को भी चलाना है और कोरोना से लड़ाई भी करना है। कोरोना वायरस कोविड-19 से किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है जिला प्रशासन राजनांदगांव का, इस बारे में आपने बहुत ही विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजनांदगांव जिले के जिलाधीश श्री जयप्रकाश मौर्य। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तो श्रोताओं, अब हमें पूरा विश्वास है कि लॉकडाउन के दौरान साबुन से बार बार हाथ धोने, आसपास के लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने, मुंह पे मास्क या गमछा लगाने और घर पर प्रसन्नता पूर्वक रहने की आदत तो आपको पड़ ही गई होगी, क्योंकि अब कहा भी जा रहा है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए इन सभी सावधानियों को अपनी आदत में हमें सम्मिलित कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इन सावधानियों के साथ ही हमें जीना होगा। कोविड-19 से युद्ध में आपके साथ आपकी मदद के लिए तत्पर है आपका अपना सबसे पुराना साथी आकाशवाणी। तो श्रोताओं, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अब कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने दोस्त संजय पांडे को। नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको कोविड-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। कोविड-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें।